नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अतिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पश्चिम बंगाल इस समय बहुत चर्चा में है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटनाएं हुई और फिर ममता बनर्जी के लाख मना करने के बाद भी राज्यपाल महोदय वहां पर पहुंच जाते हैं और राज्यपालों को लेकर के आज जो स्थिति है, जिस तरीके की सियासत का आरोप लग रहा है उनके ऊपर, तो ऐसे में लाजमी भी है कि होता यही, ममता बनर्जी कुछ कर लें, लेकिन राज्यपाल महोदय को तो जाना ही था। भले ही उसके अलावा बड़ी से बड़ी घटनाओं में भी विपक्ष का कोई नेता पहुंचने नहीं दिया जाता है। आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी से लेकर के और भट्टा परसौल और कहाँ कहाँ जो तमाम घटनाएं हुई, उसमें बड़ा कोई भी विपक्ष के नेता को जाने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी को हाथरस आने तक से रोका गया घटना के इतने दिनों के, इतने मतलब वर्ष बीते, मतलब एक वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नहीं जाने दिया जा रहा था। ऐसे में एक और चीज निकल करके सामने आ रही कि मोहन भागवत साहब पश्चिम बंगाल में अभी 10 दिन लगभग प्रवास करके आए थे। तो क्या ये देखा जा रहा है, मणिपुर में भी देखा गया था कि संघ का एक लंबा प्रवास वहां पर एक बड़े नेता का चला, जम्मू कश्मीर में देखा गया था और फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। क्या माना जाए, जम्मू कश्मीर हो या मणिपुर, सब उसको अगर थोड़ा किनारे भी किया जाए तो पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। जीत का एकमात्र मंत्र हिंदू मुस्लिम। भाई साहब नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये तो बीजेपी का टेस्टेड और ट्राइड फॉर्मूला है। और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब महाराष्ट्र फतेह कर लिया, जो इतने लंबे सालों की, इतने सालों के बाद, और दिल्ली को जिस तरीके से रिगेन किया है, तो अब इनका सिंगल पॉइंटेड एजेंडा रह गया है। पहले बिहार, बिहार में ये सारी अपनी फील्डिंग जमा चुके हैं, और उसके इमीडिएटली बाद आपको पता है कि वहां पर मणिपुर के, अपने सॉरी, वेस्ट बंगाल के अंदर अगले साल मार्च और अप्रैल में चुनाव होने हैं। और ये जो आपने वक्फ बिल की जो बात करी ना, जो बार बार आपको ध्यान होगा, हमने भी चर्चा की थी कि मोदी जी आरएसएस मुख्यालय गए, ये गए, वो गए, रिटायरमेंट प्लान होगा, ये होगा, और वो हुआ क्या था? वहां से वापस आए और वक्त संशोधन बिल को प्रीपोन करके रातों रात पास कराया गया। एक हाउस में 12 बजे, दूसरे हाउस में 2 बजे। तो वो कोई भी चीज इनकी बेमायने नहीं होती है। दैट इज विद लार्जर स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इन्होंने देख लिया कि बिहार में नीतीश कुमार के बस का कुछ बचा नहीं है, उनकी पार्टी और उनकी सरकार पे कंप्लीट कंट्रोल हो चुका है। तो ऐसे में अब बंगाल को भी साथ में लपेट लिया जाए, साथ ही निपटा दिया जाए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कितने राज्यों में अब तक, बीजेपी शासित राज्यों में अब तक कितनी बार दंगे हुए और कितनी बार वहां के राज्यपाल वहां गए? बताइए एक राज्य का नाम। तो ये एक बिल्कुल एक सेट पैटर्न जिसको आप कह सकते हैं, उस पैटर्न के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। और अकेले आपने जैसे कहा ना कि इसको ये ना मानिए कि भागवत को उतारा गया है या राज्यपाल को उतारा गया है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सारे के सारे इस समय मैदान में है। और उसके बाद जो सारी चीजें जो फीडबैक हो रही है, आप जानकर हैरानी होगी आपको कि राज्यपाल सभी पीड़ितों से मिले और उनको डायरेक्ट नंबर देकर के आए। किसी को भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे मेरे से बात करें। कभी आपने सुना है ऐसा राज्यपाल का? इससे पहले आपने देखा होगा धनखड़ साहब जिस तरह के कारनामे वहां करते थे बंगाल में, और जिसका उनको इनाम भी मिला। उन्होंने वहां बंगाल में पार्टी को मुख्य विपक्षी दल बनवा दिया था पहली बार, और उसके बाद उनकी एलिवेशन रही और वो उपराष्ट्रपति बन के आए तमाम विवादों के बावजूद। तो ये जो कुछ हो रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वहीं पर है, एनएचआरसी वहीं पर है। लोगों के बीच में जाकर जिस तरीके के जाना चाहिए, काम है उनका। लेकिन कितने बीजेपी शासित राज्यों में आज तक ये नाम सुने आपने? कहीं एनसीडब्ल्यू बचा भी है? उत्तर प्रदेश के अंदर रोज क्या क्या होता है, कभी एनसीडब्ल्यू का कोई नोटिस देखा है? किसी और बीजेपी रूल स्टेट में देखा है? तो एक लार्जर प्लानिंग, लार्जर पर्सपेक्टिव का हिस्सा है। और भागवत का तो आपको पता ही, 10 दिन का दौरा वो करके आए थे। दिल्ली की जैसे ही रिजल्ट आया, उससे वेरी नेक्स्ट डे वो चले गए थे वहां पर। और उन्होंने वहां पर लगातार 10 दिन लगाए बंगाल के अंदर, मध्य बंगाल और साउथ साउथ बंगाल, इन दोनों एरियाज के अंदर वो लगातार एक्टिव रहे। और उसका परिणाम देखिए क्या है कि बीजेपी का जो गेम प्लान कैसे, अकेले भागवत नहीं, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी और इनके 27 अनुषांगिक संगठन सारे के सारे एक्टिव हैं। यानी आप कह सकते हैं कुछ पार्ट बिहार में रोल करने के बाद सारा फोकस बंगाल पे चला जाएगा, और उसका नैरेटिव अभी से फिक्स कर दिया गया है। और खेल सिंपल है, हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करना है। आपको पता है बंगाल के अंदर जो वोट परसेंटेज है, 70% हिंदूज है और 30% अदर्स, जिसमें मुस्लिम ज्यादातर है, बाकी छिटपुट एक आध और भी होता ही है जैसे। तो इनका पूरा खेल क्या है, भागवत ने जो इनको होमवर्क दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा हो, तो लोकसभा में बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान हुआ, 6 सीटों का नुकसान हुआ। इस बार केवल 12 सीटें आई, पिछली बार 18 थी। और लोकसभा में तृणमूल को इस बार 42 में से 29 सीट आई। लेकिन वहां खेल कुछ और खेल रही है, बहुत बारीक खेल खेलते हैं, जैसा हमने कई बार चर्चा की है। और वो खेल है डेटा का, आंकड़ों का, डेटा की मैनिपुलेशन के बाहर रही है। तो वहां इन्होंने क्या देखा कि 2024 में जो लोकसभा की बात करेंगे, तो बीजेपी को वोट मिले 39.08%।
और तृणमूल को मिले 46.16%। तो भागवत ने क्या मंत्र दिया इनको कि केवल केवल 4% का ही तो खेल है। 4% वोट कहां से हथियार लोगे आप? 4% वोट लो आप हिंदुओं से, क्योंकि 70% पॉपुलेशन वहां पर बंगाल के अंदर हिंदुओं की है। और 2021 की अगर विधानसभा की आप बात करेंगे तो 50% जो हिंदुओं के वोट थे वो मिले थे बीजेपी को, और तृणमूल को 39% मिले थे। तो इनको ये लगता है कि ये सारा माहौल बना करके एंटी हिंदू, अभी आपने देखा हनुमान जयंती पे किस तरीके का वो किया गया, उससे पहले रामनवमी पे जिस तरीके का 3,000 के आसपास वहां पे जल से रैलियां की गई बीजेपी के द्वारा। तो ये पूरे का पूरा एक मोमेंटम बनाने का, और मोमेंटम का क्या है, राम राज्य लाएंगे। बाकी जहां जहां इनके शासन है, जहां जहां राम राज्य आ गया, जरा एक बार नजर फिरा के देख लीजिए। तो पूरे का पूरा मामला जमा दिया गया है। सिंगल वही फेवरेट पिच है, हिंदू मुस्लिम की पिच है, सांप्रदायिक बंटवारा है, वही विभाजनकारी विभेद है, और सारा गेम फिट है बिल्कुल उसी लाइन पर काम करने की इनकी मंशा है। उसी पे देख लीजिए, जैसे ही दंगे हुए राज्यपाल पहुंच गए वहां पर, ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट की कि मैं भी नहीं जा रही हूँ अभी, आप 2-4 दिन रुकिए के बाद सिचुएशन को स्टेबलाइज होने दीजिए। लेकिन नहीं, आपको पता है राज्यपाल की चाबी कहाँ है, वो पहुंच गए वहां पर, कल भी थे आज भी है, और क्या पता कब तक रहेंगे, किस तरह की चीजें होंगी। तो बिल्कुल साफ है कि चुनावी उसका हिस्सा है, चुनावी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गए। आपने आपने विजयदशमी का जिक्र किया, तो विजयदशमी पर तो जुलूस टीएमसी ने भी निकाला था, तो फिर हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कंसोलिडेट क्यों होगा? क्योंकि भाजपा वहां ये काम तो बहुत लंबे समय से करती आ रही है ना, कि ये नैरेटिव सेट हो जाए, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बिल्डअप हो जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है वहां पर। हर बार ये प्रयास होता है, मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं की भी एक अच्छी खासी वोट ममता बनर्जी को हासिल होता है, एक समर्थन उनको हासिल है। भेदने की तैयारी तो हर बार होती है, जुलूस से तो केवल काम नहीं बनेगा, जुलूस तो ममता ने भी निकाला था। नहीं, ऐसा उसको देखना पड़ेगा, तृणमूल जो जुलूस निकालती है ना, उसमें वो उतनी एग्रेसिव नहीं हो सकती मुसलमानों के खिलाफ, ऑफेंसिव नहीं हो सकती। उनको जुलूस इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि बीजेपी निकाल रही थी उस बड़े पैमाने पर। तो कहीं ऐसा ना लगे कि इनके ऊपर हिंदू विरोधी टैग हो जाए या मुस्लिम प्रेमी टैग हो जाए, तो न्यूट्रल दिखने के लिए ममता बनर्जी को भी बड़े पैमाने पर वो सारी चीज करनी पड़ी। रामनवमी का मामला हो चाहे हनुमान जयंती का, दोनों ही मामलों में आपने लगातार देखा, और एक्टिव पार्टिसिपेशन करने की, मोबिलाइजेशन करने की कोशिश भी की गई। लेकिन जो भाषा वो प्रयोग, हिंदू देखिए किस बात पर वो कर रहे हैं, बेसिकली तो हिंदुओं को डराना है। ये जो 2 घटनाएं हुई हिंसा की, उसके बाद हिंदू को डराने का पूरा प्रोजेक्ट है। जिस अदरवाइज तो इससे ज्यादा तो लोग तमाम जगह पे कितने वो दंगे होते हैं, क्या होता है, पर इतना बड़ा वो तो नहीं क्रिएट किया जाता। पूरे डॉगी मीडिया के जरिए उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, पूरे देश में एक भय बेचा जा रहा है कि देखिए ममता को मतलब मुस्लिम प्रेमी दिखा करके हिंदू विरोधी दिखाने का जो पूरा प्रोजेक्ट है, तो उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है ये। और उस स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली और चीजें इनके, क्योंकि डिलीवरी तो कोई है नहीं कभी, ना यहाँ है, ना दिल्ली में है, ना किसी स्टेट में, तो फिर क्या है, एक ही फेवरेट टॉपिक बचता है, और वो है हिंदू मुस्लिम का। और उसमें राम राज्य का वो दिखा करके, ममता को वो दिखा करके विरोधी। लेकिन ममता इतने धीरे से इनके काबू आने वाली है नहीं। ये जो दंगे हुए हैं इसमें निश्चित तौर पर उनकी नाकामी है, आरोपबाजी अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आए थे, इधर से आए थे, उधर से आए थे, तो उनकी सीआईडी क्या कर रही थी, उनका प्रशासन क्या कर रहा था? और वो 2011 से सत्ता में है राय साहब। 11 साल के बाद अपने मुख्य विपक्षी दल की ताकत का भी पता होता है, कमजोरी का पता होता है, साजिश का भी पता होता है। और जब आपको ये पता है कि अगले 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है, तो बीजेपी और आरएसएस का नैरेटिव क्या रहता है, उनकी स्क्रिप्ट क्या रहती है, उसके बावजूद भी अगर ये सब हो पाया जो कुछ हुआ, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनके प्रशासन की नालायकी और लापरवाही जिम्मेदार आप माननी पड़ेगी आपको, इसमें कोई शक नहीं। भाई विरोधी दल तो साजिश करेगा ना, उसको तो सत्ता में आना है, और वो किस लेवल तक जाते हैं वो आपने पूरे देश में देखा है आज तक। मणिपुर में आज तक नहीं गए ना, दोनों सीटें हार गए कोई बात नहीं, लेकिन मोदी जी गए नहीं वहां पर, उनको पता है। तो इनके कोई इस तरह की इनकी नैतिकता या कोई और कोई प्रधानमंत्री है ये, इनको किसी बात से कोई मतलब नहीं होता। इनको केवल सत्ता चाहिए, ये इनके इन प्रकरण जैसे मिल जाए, जिस भी जरिए से मिल जाए, कोई भी माध्यम बने, राज्यपाल को भेजना पड़े, महिला आयोग जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशन जाए, और अपने राज्यों में वो शांति रहे, चुप रहे, वो वहां कहीं ना जाए, वो एक इनका पूरे का पूरा है। वो ममता बनर्जी को समझना चाहिए, बहुत सजग होने की जरूरत है अगर उनको सत्ता में रहना है। वहां वहां पे अभी जब मोहन भागवत पहुंचे थे, तो हालांकि भाजपा नेताओं की आधिकारिक रूप से कोई बैठक उनसे नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो बयान हुए थे, तब ये कहा गया था कि बिना संघ के भाजपा यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगी। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, वो कहते हैं कि संघ की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये दोनों चीजें क्या संघ के लोगों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करती हैं, ऐसी चीजों से कंफ्यूजन नहीं होता है? नंबर 1।
नंबर दो, ममता बनर्जी के लिए जो बात हो रही है, भाई ममता बनर्जी भी अब बहुत एग्रेसिव होती जा रही हैं। आपने अभी जब वोटों के घटाने बढ़ाने का जो जिक्र हुआ, ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि वहां पर खेल शुरू हो गया और खेल किया जा रहा है। तो ऐसे में अब उनके पास क्या और ऑप्शन बचते हैं? पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को, उनके जो दावे हैं उनको उसके साथ कितना जुड़ेगी जब इस तरीके की भूमिका हो रही है कि भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और पूरा जो है इससे लॉबिंग में लग गए हैं कि हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए बेसिकली। नहीं, राय साहब, एक सबसे बड़ी चीज क्या है जो बीजेपी के खिलाफ है और वहां उनके ममता के पक्ष में है, वो ये कि ममता के सामने पैन बंगाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है, नंबर एक बात। और वो वहां पर सक्सेसफुली एक नैरेटिव चलाती है कि ये बीजेपी जो है ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, यहाँ पर इन्वेड करके हमारे माहौल को खराब करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि उनको मुकाबले का, उनके लेवल का कोई चुनौती देने वाला लीडर बीजेपी के पास फिलहाल भी नहीं है। हर बार कितनी बार मोदी का चेहरा दिखाओगे, और मोदी का चेहरा चलता तो लोकसभा में 12 सीट ना आती। तो लेकिन दूसरी चीज उसमें यह है कि एक जो बंगाल है उसकी जो, अगर आप पूरी की पूरी ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे, वहां 34 साल लगातार लेफ्ट का शासन था, सीपीआईएम का, और उसके बाद 2011 से लगातार ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। तो एक तरीके से कंटिन्यूटी में, निरंतरता में भरोसा सा भी रखता है एक तरीके से बंगाल के जो लोग हैं ना, कि पूरा समय देते हैं लोगों को। हालांकि बीजेपी अपने क्या नाम टीएमसी के अंदर भी तमाम तरह की फाल्ट लाइन्स है, पार्टी के अंदर इनफाइटिंग भी है, जिस तरीके की गुटबाजी भी दिख रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। 15 साल इज ए लॉन्ग टाइम, एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है। अभी शिक्षकों को भर्ती घोटाले में भी आपने देखा, तमाम तरह की चीजें हैं। उसके बावजूद भी कोई भी राज्य, और खासतौर पर वेस्ट बंगाल जैसा राज्य, वो ये तो चाहेंगे कि बीजेपी अगर वहां पे आती है तो मान के चलिएगा जो बाकी देश में हो रहा है हिंदू मुस्लिम, वहां पर भी वो परमानेंट एक फीचर हो जाएगा। तो क्या वहां के लोग इस बात पर, इस ट्रैप में आएंगे हिंदू मुस्लिम वाले में? पहला सवाल है, क्योंकि बीजेपी के पास एग्रेसिव हिंदू के अलावा और कोई टॉपिक है ही नहीं कहीं पर भी। तो वो उस पर ही खेल रहे हैं। उनके सारे के सारे अनुषांगिक संगठन टोटल वही उसी पे खेल रहे हैं, ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि आरएसएस, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं, बाहर ये कुछ भी पोस्टरिंग करते रहे, तुम्हें कोई और नहीं और हमें कोई ठौर नहीं। बीजेपी और आरएसएस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं। बीजेपी को सत्ता चाहिए तो आरएसएस को भी मौत चाहिए। आज जो देश में आरएसएस जो आनंद ले रहा है पूरे देश के स्तर पर, आरएसएस के सबसे पहले किस हालत में रहते थे, आज उनका क्या जलवा है, तो वो भी तो उसको नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। और उनको ये भी पता है कि अगर ममता दोबारा आ गई तो बंगाल में तो कम से कम जय हिंद जय भारत है, फिर वहां कुछ नहीं। तो पिछले आपने 2 अभी साल में, जी, आपने अभी भ्रष्टाचार का जिक्र पिछले किया, दो एक साल की चीज मैं अगर आप याद बात दिलाना करेंगे, चाहता हूँ। हाँ, जी 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 नहीं सर, नहीं, अपनी पिछले बात मैं पूरी वही कह करें। रहा था कि जो आरएसएस जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है ना राय साहब, केवल 2 साल के अंदर उनकी शाखाएं 30% बढ़ गई। 30%, 3560 शाखाएं होती थी आरएसएस की बंगाल के अंदर, और पिछले 2 साल में बढ़कर 45 से 40 हो गई है। और यही वो एरिया है मध्य और दक्षिण बंगाल का जहां पर सबसे ज्यादा फोकस मोहन भागवत जी ने किया। उन्होंने बीजेपी से किसी से कोई बात नहीं की। उनका खेल क्या है कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनके जितने भी अलायंस है, 27 के आसपास अनुशांगिक संगठन है, वो सारे के सारे वहां पर कैंप करके मैन टू मैन मार्किंग करें, और बाकी सारा डेटा मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, वो सारा काम उसके बाहर कुछ और लोग हैं वो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को डबल सावधानी की जरूरत है कि वो इनके ट्रैप में ना आए, अपने प्रशासन को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखें और इनकी उसमें ना आए बात। अभी आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया सर, मैं एक एक पीछे के कुछ आंकड़े जरा बता दूं। भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत पे लगाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री। लाल डायरी आपको याद होगा, जो मोदी जी बाकायदा दिखाते थे अपने मंचों से। राजस्थान में भाजपा का सीधे सीधे फायदा हुआ। मध्य प्रदेश में आरोप लगा, जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, अब वो वहां पर जो है वो शायद विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो वो, जबकि 10,000 करोड़ का लगा, वीडियो वायरल हुई, सबूत सामने आए, पर वहां पे भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बनस्पत छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जब उनके ऊपर आरोप लगा तो वहां पर महादेव ऐप का अगर आपको याद हो तो उससे कांग्रेस का नुकसान हुआ। अब ममता बनर्जी पे आरोप लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको प्रचारित कर रही है। तो अभी तक जो आंकड़े बताते हैं कि जहां भी आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया है भाजपा ने, वहां पर भाजपा सत्ता में आई है। और इसके उलट अगर भाजपा के किसी नेता या मुख्यमंत्री पे कोई आरोप लगा है तो वहां भी भाजपा ने रिपीट किया है। इसको कैसे देखा जाए? क्या ये माना जाए
कि भाजपा ममता बनर्जी की सरकार में हुए इन घोटालों को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी, उसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा? राय साहब, जो अपोजिशन शासित सरकारें होती है किसी भी प्रदेश के अंदर, आप बंगाल को छोड़ दीजिए, किसी भी स्टेट के अंदर आप बात कीजिए, जो बीजेपी की फाल्ट लाइन्स है उस पर डॉगी मीडिया एक सांस नहीं निकालता कभी भी। वो केवल केवल बीजेपी की जो दी हुई लाइन है उसी के ऊपर खेलते हैं, और हर घर तक जो ये झूठा नैरेटिव फैलाने का काम सबसे पहले आरएसएस बीजेपी से पहले डॉगी मीडिया का है। कहीं पर भी आप चले जाइए, महादेव है, फलाना है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब बेसिकली मोदी जी ने क्या कहा था महाराष्ट्र के अंदर कि 70,000 करोड़ का घपला किया अजीत पवार ने, तो ईडी सीबीआई वहां तो नहीं गई, वहां तो गवर्नर के यहाँ बुला के डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी उनको। ध्यान नहीं है आपको? तो जो प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं उसके बाद भी सीबीआई ईडी नहीं गई। सीबीआई ईडी ने तो ये भी कहा था कि मोदी जी ने कि वो राहुल गांधी ने ट्रकों में भर के बोरों में पैसे लिए, अंबानी अडानी का बाकायदा नाम लिया था, काला धन का नाम लिया था, तो वहां भी सीबीआई ईडी नहीं गई। तो बेसिकली इनका नैरेटिव कुछ और है, और वो नैरेटिव ये घर घर तक पहुंचा पाते हैं। इनके पास सारी मशीनरी है, रिसोर्सेज है, पूरे देश का कार्डर है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जो जैसा मैंने कहा, बंगाल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ममता के मुकाबले का चेहरा। अगर आपको 2021 का चुनाव याद हो, तमाम डॉगी चैनलों के ओपिनियन पोल से लेकर के एग्जिट पोल में क्या दिखाया जा रहा था, याद है आपको? 170 से 220 तक सीटें दिखाई गई थी बीजेपी, याद होगा ना आपको, ओपिनियन पोल के अंदर। और एग्जिट पोल के अंदर क्या दिखाया था, 175 से नीचे तो कोई दिखाई नहीं रहा था। और सीट कितनी आई, 65, कुल 65। 294 का हाउस है और उसके अंदर 65 सीटें आई। और माहौल क्या बनाया गया, तो वो माहौल के जो पीक ले जाते हैं ना, ये इनकी असली यूएसपी वो है। उसकी आड़ में फिर जो डेटा मैनिपुलेशन, उसकी आड़ में जो वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, उसको ममता ने, आपको ध्यान होगा, प्रिएम्प्ट कर भी लिया है। उन्होंने पहली बार इनकी चोरी समय रहते पकड़ ली है। जो वोटर लिस्ट के अंदर जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड थे, वो किस तरीके से उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि ये है। और पहली बार मोदी जी के शासन इलेक्शन कमीशन को स्वीकार करना पड़ा कि देखिए ये गलती हुई है और हम इसमें दिखवा रहे हैं। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन क्या वो इस मोमेंटम को आखिर तक चला पाएंगी? क्या वो वोटर लिस्टों के घपले को रोक पाएंगी? क्या वो डेटा मैनिपुलेशन को रोक पाएंगी? जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, आज भी आपने वो तमाम वीडियो देखे होंगे जिसमें वो सब इंस्पेक्टर पुलिस का कह रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए ऑफर किए गए थे और ये कहा गया था ईवीएम बदलने दो। तो पता नहीं क्या क्या होता है। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बीजेपी रिपीट कर सकती है तो फिर तो समझ लीजिए आप क्या होगा। जो जितने भी डॉगी चैनल थे हरियाणा के अंदर बीजेपी की 65 सीट, कांग्रेस की 65 सीट बता रहे थे, और रिजल्ट क्या हुआ? तो वो कहीं ना कहीं वो सामान्य चुनाव नहीं है, वो असामान्य चुनाव है। और ममता, चूंकि आपको ये देखना पड़ेगा, ममता स्ट्रीट फाइटर लेडी है। वो 34 साल की जो उसकी जो सीपीआईएम की सरकार थी उसको उखाड़ करके अपने दम पर सरकार बनाई थी उसने, और 11 साल से अकेली सरकार चला रही है। तो ग्रास रूट का खेल उसको पता है। इस बार आपने लोकसभा में देखा होगा बीजेपी ने कितना जोर लगाया था, उसके बावजूद भी 6 सीटें कम हुई वहां पर। तो ममता स्ट्रीट फाइटर है। लेकिन अब लेकिन सर, बीजेपी का क्या है कि बीजेपी की समस्या क्या है कि बंगाल उनका एकमात्र टारगेट है। बिहार को निपटाने के चक्कर में है नीतीश की बिल्कुल पाइपलाइंस का लाभ उठा करके। तो इस बार कंप्लीट टारगेट इनका वेस्ट बंगाल को हथियाने का है, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। इससे सावधान रहना बेहद पड़ेगा। बेहद एग्रेसिव रूप में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने सारे आनुषंगिक संगठनों को लेकर के एक बार में टूटेगी, ये तय है। ऐसे में सर एक चीज और है ना कि जब 70-30 की बात हो रही है तो 70% हिंदुओं को अगर उनके घर पहुंच करके सबके घर घर तक अगर भाजपा ये पहुंचाने में कामयाब हो गई कि ममता बनर्जी तो भ्रष्ट हैं, पश्चिम बंगाल का कल्याण न हो पाएगा, राम राज्य यहाँ तभी आएगा जब भाजपा आएगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर जैसे बाकी स्टेट्स के परिणाम रहे वैसे असर तो वहां भी डालेंगे ही ना। और खेल कुल 4% का ही है, दूसरा अभी डेटा मैनिपुलेशन का भी है, तो 4% ही और चाहिए और डेटा मैनिपुलेशन वाला हथियार भी है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कितना आसान होगा फिर ये इलेक्शन, कितने मोर्चों पर लड़ेंगी ममता बनर्जी? ये राम प्रकाश जी, सारे मोर्चों पर एक साथ लगना पड़ेगा। सबसे पहले हम्म। अपनी पार्टी के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स उभर रही है, जो गुटबाजी उभर रही है, पहले तो उनको अपने हम्म। हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। जो अभिषेक से हम्म। लेकर के तमाम लोगों के बीच में जो भी स्थितियां हैं और पार्टी के अंदर जिस तरह के माहौल है उसको बिल्कुल सेट करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तार कसने पड़ेंगे। अभी तो आप देखिएगा, अभी तो गवर्नर गए हैं, अभी तो वुमेन कमीशन गया है, एनसीडब्ल्यू, अभी तो बहुत कुछ होना हुआ। अभी तो अफसरों को उधर उधर भी करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। बीजेपी हर चीज खेलती है। तो ममता बनर्जी अब चूंकि इतने साल से सत्ता में है वहां पर, तो उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन में हर जगह अपने जो काबिल और लायक नेता हो सकते हैं, लायक अधिकारी हो सकते हैं, जिनको वो महत्वपूर्ण काम दे करके जो ये दंगा हुआ इसका रिपीटिशन ना होने दें, उनको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। और बीजेपी की हर चाल को तृणमूल नहीं,
बीजेपी सोच करके लड़ना पड़ेगा, कि खुद को बीजेपी में मान के कि बीजेपी क्या क्या कर सकती है। और बीजेपी का पूरे देश का सक्सेसफुल मॉडल आपने देखा है क्या है, कि जात धर्म मजहब किसी भी चीज पे बंटवारा करना पड़े, उनको इस बात की कोई ना नैतिकता है ना कोई शर्म, और ममता से ज्यादा इसको कोई जानता नहीं। तो सवाल ये है कि अब चूंकि ममता ने वहां पर कांग्रेस भी निपटा दी है, सीपीआईएम भी निपटा दी है, तो अब लड़ाई आमने सामने की। वैसी सूरत में शी हैज टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल, और उसको बीजेपी सोच के, खुद को बीजेपी में सोच के चुनाव लड़ना पड़ेगा, तृणमूल सोच के नहीं। उतना सक्षम आप ममता बनर्जी को पाते हैं? नहीं देखिए राय साहब, ममता बनर्जी की क्षमताओं में कभी भी आप डाउट इसलिए नहीं कर सकती कि वो ग्रास रूट से उठी हुई सेल्फ मेड लेडी है, और फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर। वो जिस तरीके से अटल जी के सरकार में होते हुए भी लड़ पड़ती थी, कांग्रेस के साथ भी सरेआम लड़ पड़ती थी, शी इज ए फाइटर लेडी। और क्योंकि उसको किसी से डायरेक्शंस लेनी नहीं है, जो वो सोचती है, जो वो करती, वही उसके लिए पार्टी भी वही है, नीति भी वही है। और सबसे प्लस फायदा उनको ये है कि उनके मुकाबले का नेता बीजेपी के पास नहीं है पैन बंगाल। तो ये सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि देखिए मैं तो आपकी अपनी हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं, तो बंगाल की बेटी बन के चुनाव लड़ती है। बीजेपी को तो कहते हैं ये बाहरी है, ये उत्तर भारत वाले हैं, तो उस तरह का नैरेटिव वो बनाने में माहिर है। और दूसरा उनका जो कनेक्ट है ना राय साहब, वो आज से नहीं, वो सीपीएम की सरकार में सड़कों पर लड़ती थी, तो उनका बंगाल के लोगों के साथ इंस्टेंट कनेक्ट है, बंगाली भाषा में ही, धरती पुत्री है वहां की। वो एक प्लस पॉइंट उनका निश्चित तौर पर रहेगा। भ्रष्टाचार का मामला और गुटबाजी का मामला, ये दो सबसे बड़े और अहम ऐसे मामले हैं जो शायद ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी भाजपा की इस नीति से कि हिंदू मुसलमान और सीधी लड़ाई से कैसे अपने आप को उबार पाती हैं, क्योंकि अभी बिहार के इलेक्शंस के बाद असल तस्वीर सामने आएगी कि भाजपा की एक्चुअल क्या रणनीति होगी, कैसे बंगाल जीतने का प्लान तैयार हुआ, और उस बंगाल जीतने का जो प्लान होगा वो अंजाम दिल्ली से दिया जाएगा या नागपुर से, ये भी देखना अहम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।